साथियों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में आज हम लेके आए हैं राजस्थान उच्च न्यायालय। साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना और उसका संगठन और अब तक उसमें कितने मुख्य न्यायाधीश रहे, उन सभी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय राजस्थान उच्च न्यायालय। साथियों, क्लास की हम शुरुआत आज के सुविचार से करते हैं। आज का सुविचार है, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा न रखना। साथियों, ये एक कथन है, ये जो कोटेशन है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की है साथियों। और बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने ये एक बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति थे साथियों। बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति में ये एक वैज्ञानिक थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक राजमर्मज्ञ थे, व्यंग्यकार थे, इसके साथ मुद्रक थे साथियों। और इन्होंने बिजली की जो छड़ होती है उसका आविष्कार किया, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया और इसके साथ ही इन्होंने बेंजामिन स्टोव का आविष्कार किया। और साथियों, ऐसे जो प्रबुद्ध व्यक्ति है जिन्होंने अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम है उनमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जिस प्रकार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और इसके अलावा B.R. अम्बेडकर, तो उनका जिस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान है उसी प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन का अमेरिका के संस्थापक में, जैसे फादर ऑफ अमेरिका के जो कुछ व्यक्ति हैं उनमें इनको गिना जाता है साथियों। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। साथियों, जीवन में हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथियों, जो पढ़ने के लिए है, आप कुछ भी याद कर रहे हो तो साथियों, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हम बार बार उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और याद करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम नहीं उसको कवर करवा रहे हैं, तो साथियों उसको कुछ समय के लिए आप छोड़ दें और कुछ अलग टॉपिक उठाकर उस पर आप चर्चा करें, उस पर आप पढ़ाई शुरू करें और कुछ समय बाद में फिर वापस उस पर आप फोकस करें, तो 100% आपका उस टॉपिक पे आपका वापस कमांड हो जाएगी और वापस आपके पढ़ने की इच्छा हो जाएगी साथियों। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय। साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 के दिन होती है और राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1949 के तहत की गई है साथियों। और राजस्थान की स्थापना लगभग कितने वर्ष हो गए? 73 वर्ष हो गए साथियों। और इसका क्षेत्राधिकार यानी कि ये भारत के अंतर्गत है। इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है और इसकी जो बेंच है वो जयपुर में है साथियों। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम साथियों, तो इसके निर्वाचन यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है साथियों। राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य का राज्यपाल ये मिलकर उनका निर्वाचन करते हैं या उनकी नियुक्ति करते हैं साथियों। मुख्य रूप से भारत का राष्ट्रपति होता है उनकी नियुक्ति के लिए। फिर इसके बाद में प्राधिकृत यानी कि ये भारतीय संविधान के अनुसार नियुक्ति होगी साथियों, ये संवैधानिक नियुक्ति है। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, जो निर्णय पर अपील हेतु अगर कोई निर्णय होता तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। और इनका जो कार्यकाल है साथियों वो 60 वर्ष की आयु अनिवार्य सेवानिवृत्ति की है। और साथियों, अभी इनकी जो आयु है वो 62 वर्ष कर दी गई साथियों। और आगे देखिए साथियों, फिर 65। फिर इसके बाद में देखिए पदों की संख्या, अभी पदों की स्वीकृत संख्या साथियों 50 है और उसमें से जो स्थायी 38 है और 12 एडल है साथियों। फिर इसके बाद में साथियों बात करते हैं तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो पंकज मित्तल है और 40वें मुख्य न्यायाधीश है। 14 अक्टूबर 1922 से ये कार्यरत है साथियों। और कुल स्वीकृत जजों की यानी कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है साथियों? 50 है। अब हम चर्चा करते हैं साथियों कि अब तक कौन कौन मुख्य न्यायाधीश रहे हैं साथियों। हाल ही में प्रश्न पूछा गया है साथियों कि निम्न में से कौन मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है। तो चार ऑप्शन थे साथियों, उसमें से हमें एक ऑप्शन को
यानी कि नहीं था, उनको अलग करना था साथियों। तो अब देखिए साथियों, आपको सिर्फ इनका कार्यकाल याद नहीं रखना है, सिर्फ इनके नाम ध्यान में रखने हैं साथियों, क्योंकि 4 नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन नहीं था। तो साथियों पहले थे वो एस.के. घोष यानी कि शरद कुमार घोष 1949 में। फिर उसके बाद में थे कमलकांत वर्मा। साथियों भारत स्वतंत्र होने के बाद में जब उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है 29 अगस्त 1949 के दिन कौन बनते हैं, तो कमलकांत वर्मा बनते हैं साथियों। और कमलकांत वर्मा कौन थे, तो ये पहले उदयपुर जो हाई कोर्ट हुआ करता था पहले अपने अपने राज्य के, जैसे कि जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य, तो उनके उनके हाई कोर्ट हुआ करते थे। तो ये उदयपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। फिर इसके बाद में बनते कैलाश नाथ वांचू, फिर बनते सरजू प्रसाद, और फिर आप देखिए जे.एस. राणावत, दवे, दौलतमंद भंडारी, जय नारायण, और फिर इसके बाद में बनते हैं बी.पी. बेरी, पी.एन. सिंगल, बी.पी. त्यागी, सी. होनिया, चांदमल लोढ़ा और के.डी. शर्मा, पी.के. बनर्जी। साथियों ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, ये चारों ही ऑप्शन हैं, इनको हमें कालानुक्रम करना था कि इनमें कौन, तो के.डी. वर्मा, पी.के. बनर्जी और डी.पी. गुप्ता ये। फिर इसके बाद में देखिए जे.एस. वर्मा, के.सी. अग्रवाल, जे.सी. मित्तल और जी.सी. मित्तल सर। फिर ए.पी. रावनी, मुकुल गोपाल मुखर्जी, शिवराज वी पाटिल, और फिर वापस बनते ए.पी. रावनी। साथियों ये ऐसे हैं मुख्य न्यायाधीश है जो 2 बार बने, ए.पी. रावनी। फिर इसके बाद में देखिए साथियों यह वापस आ गए गोपाल, ये मुकुल गोपाल मुखर्जी, ये भी 2 बार बने साथियों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। फिर शिवराज वी पाटिल, ये भी 2 बार बन गए साथियों। तो 3 व्यक्ति ऐसे हो गए जो 2 बार मुख्य न्यायाधीश बने हैं साथियों। एक तो मुकुल गोपाल मुखर्जी, शिवराज वी पाटिल और एक ए.पी. रावनी। फिर इसके बाद में देखिए साथियों फिर बनते हैं ए.आर. लक्ष्मणन, फिर अरुण कुमार, अनिल देव सिंह, सच्चिदानंद झा, और उनके बाद में बनते हैं जे.एम. पांचाल और जे.एम. पांचाल। एक बार तो कार्यवाहक बनते हैं और एक बार मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। फिर बनते हैं राजेश भल्ला, कौन बनते हैं साथियों, राजेश भल्ला, फिर नारायण रॉय, और फिर बनते हैं दीपक वर्मा साथियों। और उसके बाद में बनते हैं जगदीश भल्ला। साथियों ये जगदीश भल्ला जब हम कंपटीशन की तैयारी में लगे थे या उतरे थे तो उस समय जगदीश भल्ला हमें ये उस समय से जानने लगे थे, जगदीश भल्ला मुख्य न्यायाधीश बने उससे उस समय हमें पता चला था कि कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए साथियों, और उस समय से याद करने। फिर उनके बाद में अरुण कुमार मिश्र बने कार्यवाहक, और ये अगस्त में बने थे साथियों 2009 में, और अक्टूबर में ये रिटायरमेंट हो गए। फिर इसके बाद में बनते अरुण कुमार मिश्र, ये पहले कार्यवाहक बनते हैं और फिर परमानेंट बनते हैं सारी। फिर बनते हैं अमिताभ रॉय, फिर अरुण कुमार मिश्र। साथियों अरुण कुमार मिश्र 3 बार बनने वाले मुख्य न्यायाधीश है, आप ध्यान रख लीजिए, 1, 2 और 3 बार। फिर इसके बाद वापस बनते हैं अमिताभ रॉय, ये अमिताभ रॉय साथियों। इसके बाद में बनते हैं एस.के. मित्तल, नवीन सिन्हा, प्रदीप नंद्राजोग, और फिर इसके बाद बनते हैं मोहम्मद रफ़ीक, ये कार्यवाहक है। फिर श्रीपति रविंद्र भट्ट, और फिर वापस मोहम्मद रफ़ीक, ये कार्यवाहक है। फिर बनते हैं इंद्रजीत महांती, कौन बनते साथियों, इंद्रजीत महांती, और अकील कुरैशी, और फिर बनते हैं मदन मोहन श्रीवास्तव, और साथियों फिर वापस बनते हैं अकील कुरैशी, और अंत में बनते हैं मदन मोहन श्रीवास्तव के बाद में एस.एस. शिंदे, जो कि 21 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 तक, बहुत कम कार्यकाल रहा एस.एस. शिंदे का। और उनके बाद में अभी वर्तमान में कौन है साथियों,
अभी वर्तमान में है पंकज मित्तल। तो ये तो उनका एक परिचय हो गया था साथियों, कौन कौन रहे। अब देखिए इसके संगठन की बात करते हैं। उच्च न्यायालय का संगठन अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य का एक न्यायालय होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का एक न्यायालय हो सकता है। अभी वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय है साथियों, और भारतीय संविधान के भाग 6 और अध्याय 5 याद रखिए साथियों, इम्पोर्टेंट है। इसमें अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालयों का संगठन और उनके प्राधिकार का वर्णन है साथियों। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। ऐसा कौन करता है? अनुच्छेद 231। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये संसद कर सकती है। फिर इसके बाद में उच्च न्यायालय का गठन साथियों, उच्च न्यायालय का जो गठन है अनुच्छेद 216 के अंतर्गत आता है साथियों, और प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश मिलकर उसका गठन यानी उसका संगठन होता है, और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? समय समय पर राष्ट्रपति करेगा साथियों। यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति ही करेगा साथियों। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय की स्थिति में अन्य न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है। यानी कि ये निश्चित कौन करती है? तो ये संसद निश्चित करती है, संविधान ने निश्चित नहीं कर रखी है साथियों। यही कारण है कि सिक्किम में सबसे कम और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है साथियों। फिर इसके बाद में हम बात करें साथियों, तो राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, हाल ही में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि कार्यकारी, सुप्रीम कोर्ट के लिए पूछा गया था, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो साथियों वहाँ पे 126 सही था, लेकिन यहाँ पे जो अनुच्छेद है वो है 224 के अंतर्गत अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यकारी न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश दोनों में अंतर होता है, 223 और 224 याद रखें साथियों। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 217 ध्यान रखें साथियों, 214 में तो उसका संगठन है, लेकिन 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन क्या करेगा, कैसे करेगा वो? एक तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और एक संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा और उसके बाद ही उनकी नियुक्ति करेगा। साथियों इसके अंतर्गत ध्यान देने योग्य बात यह है कि सीएम यानी मुख्यमंत्री की कहीं पे भी या मंत्रिपरिषद की कहीं पे भी राय नहीं ली जाती है, यह आप हमेशा ध्यान रखें साथियों। अब इसके बाद में मुख्य न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए या न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 217 में 217(2) के अंतर्गत न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन है। वह भारत का नागरिक हो, फिर दूसरा कम से कम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका है, राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत या एक प्रसिद्ध वक्ता अधिवक्ता हो साथियों, या राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रसिद्ध न्यायविद रहा हो। इसके साथ ही न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु निश्चित नहीं है, लेकिन 62 वर्ष आयु पूरी न हो। मैंने कहा था ना साथियों, अभी 62 वर्ष कर दिए, 62 वर्ष से यानी अधिकतम आयु कितनी है? 62 वर्ष है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए शपथ, जो न्यायाधीशों को जो शपथ है वो अनुच्छेद 219 इसके अंतर्गत कौन दिलाएगा? राज्यपाल, और राज्यपाल या नियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति, या तो राज्यपाल होगा या राज्यपाल किसी को नियुक्त करेगा, तो वह व्यक्ति उसने मुख्य न्यायाधीश की या न्यायाधीशों की शपथ दिलाएगा साथियों। फिर इसके बाद में उनका कार्यकाल, साथियों कार्यकाल है संविधान में कहीं निश्चित नहीं है, लेकिन 4 प्रावधान है उनके कार्यकाल खत्म होने का। क्या क्या है? पहला था यदि वह 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दूसरा यदि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे, या संसद यानी राष्ट्रपति या संसद की सिफारिश पर उसे हटा सकता है, और चौथा है
कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने पर, जैसे कि मान लीजिए कि राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश अगर सर्वोच्च न्यायालय में उनका स्थानांतरण हो गया है तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा साथियों। त्यागपत्र, साथियों मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, किसे संबोधित करेंगे, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। अब देखिए उनके स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरण होता है। यानी कि इसमें संसद का कोई लेना देना नहीं है साथियों। वो किससे परामर्श लेगा, मुख्य न्यायाधीश से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श लेकर उनका ट्रांसफ़र करेगा साथियों। फिर इसके बाद में इनके साथ है भत्ते। अनुच्छेद 221 के अंतर्गत इनके वेतन भत्तों का वर्णन है साथियों। मुख्य न्यायाधीश को 90,000 और जो अन्य न्यायाधीश है उनको 80,000 वेतन मिलेगा साथियों। और इनका जो वेतन और भत्ते निर्धारित करने की शक्ति किनके पास में है, संसद की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, संसद के पास में है इनके वेतन और भत्ते निर्धारण करने की शक्ति। फिर इसके बाद में देखिए हाई कोर्ट के शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। देखिए साथियों अलग अलग, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार होते हैं उसी प्रकार हाई कोर्ट के भी क्षेत्राधिकार होते हैं। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा न्यायादेश यानी रिट संबंधी यानी 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है साथियों। फिर इसके बाद में अभिलेख न्यायालय और न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, यानी कि ये एक इन्विजिलेटर का काम करता है, पर्यवेक्षण का काम करता है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए साथियों रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट संबंधी अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य प्रयोजन हेतु रिट जारी करता है, जिसमें 5 रिटें होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करेगा साथियों। नोट, उच्च न्यायालय का रिट संबंधी क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है साथियों। देखिए उच्च न्यायालय का रिट संबंधी क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक है, ये आप हमेशा ध्यान रखें साथियों। फिर इसके बाद में अभिलेख न्यायालय। जो हाई कोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय है किसका साथियों, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होता है 215 के तहत। और इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय होता है वो अभिलेख न्यायालय 129 के तहत होता है साथियों। फिर हम बात करते हैं तो साथियों इसके अंतर्गत जो अभिलेख न्यायालय क्या होता है साथियों, कि उसके द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वो एक अपने आप में एक कानून का या एक कोई प्रावधान का कानून या प्रावधान का समकक्ष होते हैं। फिर इसके बाद में देखिए न्यायिक अवमानना। साथियों न्यायिक अवमानना की संविधान में कहीं परिभाषा नहीं है, लेकिन इसे 1971 के अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया। 2 प्रकार की अवमानना होती है साथियों। एक तो सिविल अवमानना यानी जानबूझकर न्यायालय के आदेशों की पालना न करना। दूसरा होता है आपराधिक अवमानना। आपराधिक अवमानना में क्या होता है साथियों, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऐसे लेख प्रकाशित करना जो न्यायालय के सम्मान को ठेस पहुंचाए, ये आपराधिक अवमानना होगी साथियों। न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप या दुराग्रह करना या न्यायिक कार्रवाई में अवरोध या बाधा उत्पन्न करना, ये क्रिमिनल अवमानना के अंतर्गत आएगा साथियों। फिर इसके बाद में न्यायिक समीक्षा की शक्ति। साथियों अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के अंतर्गत जो न्यायिक समीक्षा की बात करता है, उसी प्रकार हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति रखता है साथियों। फिर इसके बाद में इनको हटाने की प्रक्रिया। साथियों हटाने की प्रक्रिया में हम बात करेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की वही प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, अर्थात 2 आधार हैं, एक तो असमर्थता और एक साबित कदाचार। साथियों देखिए साबित कदाचार असमर्थता का अर्थ होता है कि वो कार्य करने में सक्षम नहीं हो। मान लीजिए कि वो अफाइज हो गया हो, अपंग हो गया हो या ऐसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गया हो जो जिससे वो काम करने योग्य नहीं हो। साबित कदाचार यानी कि संविधान का उल्लंघन करे साथियों या संविधान का पालन नहीं करे, उसे साबित कदाचार कहते हैं। फिर इसके बाद में साथियों अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से साथियों हम चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 214 न्यायालय राज्यों के लिए एक न्यायालय होगा। अब
215 अभिलेख, 216 गठन और 217 में नियुक्ति और शर्तें और 219 में शपथ। साथियों ये आपसे भी याद रखें और इसके अलावा आपको 226 तो याद रखना ही रखना। फिर इसके बाद में बात करते हैं साथियों हम अधीनस्थ न्यायालय। जो अधीनस्थ न्यायालय वो भाग 6 के अंतर्गत है, 233 से लेकर 237। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है साथियों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डीसी की बात करते हैं तो वो अनुच्छेद 233 के तहत होता है। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है साथियों। अब योग्यताएं क्या होनी चाहिए साथियों अधीनस्थ न्यायालय के लिए? केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत ना हो। फिर इसके बाद कम से कम 5 वर्ष 7 वर्ष। देखो 10 वर्ष तो होता है साथियों उच्च न्यायालय के लिए, लेकिन इसके लिए कितना हो जाएगा 7 वर्ष का अधिवक्ता यानी वकील का अनुभव हो, यानी उन्होंने वकालत की हो। फिर इसके बाद में देखिए उसकी नियुक्ति की सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की गई हो, यानी कि अगर हाई कोर्ट उसकी सिफारिश करे तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जा सकता है। उच्च न्याय यानी अधीनस्थ न्यायालय में उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ 234 के तहत है साथियों। राज्यपाल जिला न्यायाधीश के अलावा राज्य की न्यायिक सेवा अन्य पदों पर नियुक्तियां भी कर सकता है। इस संबंध में किस किस का परामर्श आवश्यक है? एक तो जैसे कि आरपीएससी है तो उसका लेगा, एक संबंधित उच्च न्यायालय का, दोनों का परामर्श लेगा साथियों। जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट है तो जो मजिस्ट्रेट होता है उसकी नियुक्ति के लिए या तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग की परामर्श लेगा या उच्च न्यायालय से, यानी दोनों से ही ले सकता है परामर्श। फिर हम बात करते हैं साथियों ग्राम न्यायालय। साथियों ग्राम न्यायालय ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ग्राम न्यायालय का प्रावधान अधिनियम 2008 के तहत किया गया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक ग्राम न्यायालय होगा साथियों। फिर इसके बाद में बात करें हम तो ग्राम न्यायालय विधि आयोग की अनुशंसा पर आधारित है और इसकी 114वीं रिपोर्ट में ये ग्राम न्यायालय का अनुशंसा या की गई थी साथियों। ग्राम अदालतों की जन्मभूमि रही है साथियों। अब इसके बाद में देखिए जो गांव है वो अदालतों की जन्मभूमि है। शुरू में 5 पंच मिलकर गांव में न्याय करते थे, फैसले करते थे, इसीलिए कहा गया कि पंच परमेश्वर, छोटे छोटे जो मामले होते थे उनको गांवों में ही निपटा दिया जाता था, इसलिए इनकी जन्मभूमि रही है साथियों। देखिए साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का पहला न्यायालय 27 नवंबर 2010 को बस्सी में खोला गया था और इसका क्या उद्देश्य था साथियों? और ग्राम न्यायालय का जो उद्देश्य है वो है कि गरीबों को और साधनहीन को उनके दरवाजे तक न्याय सुलभ कराना, शीघ्र, सस्ता और समुचित न्याय मिल सके साथियों। तो ये फिर इसके बाद में साथियों ये उच्च न्यायालय की जो संक्षिप्त जानकारी है साथियों और इसका जो सार है, हमने जो अभी उच्च न्यायालय की स्थापना सारी पढ़ी तो इसका सार क्या है साथियों? इसका सारांश हम एक बार देख लेते हैं वापस कि अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन सवाई मान सिंह यानी कि जो जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 के दिन जोधपुर में किया गया था। फिर इसके बाद में देखिए मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा जो इलाहाबाद के थे, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के और पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उदयपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं साथियों। इसके साथ ही उस समय एक तो ये थे और 11 अन्य न्यायाधीशों को सवाई मान सिंह ने शपथ दिलाई थी साथियों। फिर उनके बाद में जो संविधान लागू होने के बाद में प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं कैलाशनाथ वांचू साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उनके बाद में न्यायाधीश श्री कैलाशनाथ वांचू मुख्य न्यायाधीश पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक आसीन रहे हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रख लीजिए साथियों। और फिर पी सत्यनारायण राव समिति, ये सदस्य पी सत्यनारायण राव, विश्वनाथन और बीके गुप्ता की सिफारिश पर उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को जयपुर ब्रांच 1958 को समाप्त कर दी गई और इसे पुनः 1977 में शुरू कर दी गई साथियों। और अब बात करते हैं साथियों जो
इसकी मुख्य पीठ और बेंच, इसमें कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर बेंच के अंतर्गत कौन कौन से संभाग आते हैं साथियों। तो साथियों अब हम देखते हैं, पहले जोधपुर बेंच की बात कर लेते हैं। देखिए जोधपुर में जो बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़। फिर इसके बाद में बात करते हैं साथियों चूरू, डूंगरपुर और हनुमानगढ़, जैसलमेर और जालोर और जोधपुर। ये तो आ गए अपने जोधपुर में। इसके अलावा और भी बात करें तो जोधपुर मेट्रो, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, और फिर इसके बाद में है श्रीगंगानगर और उदयपुर। ये तो हो गए जोधपुर बेंच के। अगर हम बात करें तो साथियों जयपुर में कौन कौन आएंगे, तो जयपुर के अंतर्गत आएंगे साथियों अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर मेट्रो, जयपुर और झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक। साथियों देखिए मेन जो एक तो जयपुर आएगा, एक भरतपुर आएगा संभाग और एक कोटा संभाग। ये किस में आएंगे साथियों, ये आएंगे अपने जो जयपुर बेंच के अंतर्गत। और साथियों एक अजमेर भी आ रहा है साथियों, इसमें अजमेर। ये इस प्रकार से संभाग पूछे थे साथियों, 4 ऑप्शन दिए थे, चारों में 3 में तो जोधपुर ऐड कर दिया था, तो जहाँ जहाँ जोधपुर था वो नहीं आएगा साथियों। अब देखिए साथियों, अब हम इसके सारांश की बात करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी 50 पद स्वीकृत है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल जो कि 14 अक्टूबर 2022 से वर्तमान पद पर आसीन है। फिर इसके बाद में देखिए हम बात करें तो जस्टिस पंकज मित्तल का कार्यकाल 8 महीने का रहेगा, यानी कि 16 जून 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे साथियों। और इन्होंने पंकज मित्तल ने हिंदी भाषा में शपथ ली थी। इससे पहले ये पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे साथियों। तो साथियों आज की ये उच्च न्यायालय की जो क्लास है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की, ये यहीं समाप्त होती है। और साथियों आशा है कि इस क्लास के बाद में शायद आपको उच्च न्यायालय से संबंधित कहीं पे भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है साथियों। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो साथियों, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।